सासू माँ की नई सहेली। प्रिया किचन में चाय बना रही होती है और सुमन ड्राइंग रूम में बैठकर मजे से टीवी देख रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया, जरा देखना तो कौन आया है। देखती हूँ मम्मी जी। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने पड़ोस वाली विमला आंटी खड़ी होती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर तेरी सास को क्या हुआ है? आजकल कहीं दिखती ही नहीं है। जब देखो तब टीवी के आगे जमी रहती है। अंदर तो आइए आंटी। अरे ओ दीपक की अम्मा, कहाँ हो? अरे बिमला, आओ आओ, क्या बात है, बड़े दिन बाद याद आई तुम्हें मेरी। मैं तो हमेशा ही तुम्हें याद करती हूँ, पर तुम ही गायब रहती हो और आजकल तो बाहर भी नहीं आती जाती। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे तबीयत को क्या होना है, इस उम्र में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या चल रहा है गली मोहल्ले में। तुम गली मोहल्ले की छोड़ो, चल तो तुम्हारे पड़ोस में रहा है। तुम्हारी नई सहेली आई है। मेरी कौन सी नई सहेली? मैं तो यहाँ बस तुमसे बातचीत कर लेती हूँ या फिर बाजू वाली शर्मा की बहू से दो चार बातें कर लेती हूँ। इसीलिए तो कहा कि तेरी नई सहेली आई है। अब कोई पड़ोस में आया है तो बात तो होनी ही है। कम से कम इसी बहाने हमारा भी एक ग्रुप बन जाएगा। फिर सब मिलकर अपनी बहुओं की शिकायतें किया करेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। तभी प्रिया चाय लेकर आती है और सामने टेबल पर रख देती है। दोनों चाय पीती हैं और बातें करते हैं। चलो मैं चलती हूँ, अब कल मिलते हैं। राम राम। अगले दिन प्रिया किचन में कुछ काम कर रही होती है और सुमन आराम से सोफे पर बैठकर मटर छिल रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने उनकी नई पड़ोसन खड़ी होती है। जी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। नमस्ते बेटा, मैं शारदा, आपके बगल वाले घर में अभी 2-4 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते आंटी, अंदर आइए ना आप। देखिए तो मम्मी जी, आज कौन आया है। इतना कहकर प्रिया किचन में चाय बनाने चली जाती है। नई पड़ोसन को घर पे देखकर सुमन थोड़ा हैरान हो जाती है। नमस्ते बहन जी, मैं शारदा, आपकी नई पड़ोसन। अच्छा अच्छा, आप हैं हमारी नई पड़ोसन। आइए आइए, और बताइए कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल घर पर छोटी सी पूजा रखवाई थी, बस उसी का प्रसाद देने चली आई। सोचा इसी बहाने नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। सुमन प्रिया को आवाज लगाती है। अरे ओ बहू, जरा चाय पानी का तो आके पूछ लो। ये आजकल की बहुएं भी ना, जब तक बोलो नहीं तब तक कुछ नहीं करेंगी। आई मम्मी जी। प्रिया चाय लेकर आती है। दोनों बैठकर चाय पीती हैं और खूब सारी बातें करती हैं। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। शारदा के जाने के बाद प्रिया किचन से बाहर आती है। क्या बात है मम्मी जी, आप दोनों को देखकर तो लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हो। आप दोनों तो बिल्कुल बिछड़ी हुई सहेलियों की तरह बातें कर रही थी। अरे जब दो औरतें मिल जाती है ना, तो बातें अपने आप ही निकल आती है। अब तू अपने काम पर ध्यान दे, बातों पे नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुमन और शारदा अच्छी सहेलियां बन गई होती हैं। दोनों एक साथ मंदिर जाती, मार्केट जाती और कभी कभी तो विमला भी इनके साथ मिलकर खूब हंसी ठिठोली करती। एक शाम तीनों बैठकर सुमन के घर पर चाय पी रही होती हैं कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुमन जोर से प्रिया को आवाज लगाती है। प्रिया, ओ प्रिया, देख कितनी तेज बारिश हो रही है। जाके छत से सारे कपड़े ले आ, नहीं तो सब भीग जाएंगे। सुमन 2 बार आवाज लगाती है लेकिन प्रिया का कोई जवाब नहीं आता। शायद प्रिया कुछ काम कर रही है, इसीलिए कुछ जवाब नहीं दे रही। अरे काहे का काम, आराम फरमा रही होगी महारानी। तभी प्रिया बीमार हालत में अपने कमरे से बाहर निकलती है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए आग लग गई। अरे सारे कपड़े भीग गए और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है। सबके सामने सुमन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया उदास हो जाती है और छत से कपड़े उतारने चली जाती है। सुमन, ये क्या बात हुई?
प्रिया ने बताया ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उसकी आंख लग गई। तुम भी ना खामखा उसे सबके सामने सुना दिया। अरे आप नहीं जानती शारदा जी, कुछ बहुएं ना बहुत आलसी होती है, घर का एक काम नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है सुमन, तुम्हारी बहू तो बहुत प्यारी है, तुम्हारी सारी बात भी तो मानती है। हाँ सुमन, तुम प्रिया के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? मेरी भी दो बहुएं हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी बेटियों की तरह रखती हूँ। आखिर वो भी तो किसी की बेटियां ही है ना। और अगर तुम ऐसा ही व्यवहार करोगी तो एक दिन प्रिया भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी। शारदा और विमला की बातें सुनकर सुमन की तो बोलती बंद हो जाती है। वहीं प्रिया भी बाहर से सारी बातें सुन रही होती है। अरे मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, मैं भी उसकी माँ हूँ, लेकिन कभी कभी सास बनना पड़ता है, नहीं तो बहुएं हाथ से निकल जाती है। देखो सुमन, ये सब सोच का फर्क है। अगर तुम ये सोचोगी तो कभी प्रिया को अपनी बेटी नहीं बना पाओगी। इतना कहकर शारदा और विमला वहां से चली जाती हैं और सुमन अकेले बैठकर उनकी बातें सोचने लगती है। अगले दिन प्रिया और दीपक अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं और सुमन उनके कमरे के बाहर कुछ काम कर रही होती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। दीपक, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में जो शारदा आंटी है ना, बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वो इतनी अच्छी लगने लग गई? कुछ खास नहीं, बस कल जब मम्मी जी मुझे सबके सामने सुना रही थी तो शारदा आंटी ने मेरा साथ दिया। मैं तो सच में हैरान ही रह गई थी जब उन्होंने मम्मी जी को मुझसे ऐसा बर्ताव करने के लिए मना किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, शारदा आंटी तो मम्मी जी को समझा ही रही थी कि बहू को भी बेटी की तरह ही रखना चाहिए, लेकिन मम्मी जी तो मम्मी जी है ना, उन्हें तो मुझ में हमेशा कमी ही दिखती है। काश मुझे भी शारदा आंटी जैसी सास मिली होती जो मुझे भी अपनी बेटी जैसी समझती। सुमन ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। प्रिया की बातें सुमन के कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है। अगले दिन सुमन शारदा और विमला को बुलाती है। क्या बात है सुमन, आज तूने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, तुम दोनों बैठो तो सही। तब तक दीपक और उसके पापा भी आ जाते हैं। प्रिया, तुम भी आ जाओ। क्या हुआ मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ प्रिया बेटा, मैं आज सबके सामने तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्रिया अपनी सास की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। वैसे एक थैंक यू तो मेरी नई सहेली को भी बनता है, जिसकी वजह से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। शारदा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे क्या सुमन, तुम भी ना। तो फिर इसी बात पर चाय और पकोड़े हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। सासू माँ बदल गई। कहानी उस घर की है जहाँ बहू और बेटी को एक माना जाता था, लेकिन फिर। अरे शिखा बेटा, तू रसोई में क्यों घुसी रहती है? जा, रोटी मैं बना लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, बस सारा खाना बन ही गया है। श्वेता को बोल देती हूँ, वो खाना लगा देगी सबका। सॉरी भाभी, मेरे पास वक्त नहीं है। माँ, मुझे पैसे देना, पार्लर जाना है। हाँ, चली जाना, भाभी को भी ले जाना। वो भी जाने को बोल रही थी पार्लर, पर पहले ना मदद कर दे उसके खाना लगाने में। देख माँ, वो बहू है, उसे बहू रहने देना, इतना सर पर मत चढ़ा भाभी को। श्वेता, ज्यादा मत बोला कर। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, जा जाकर काम कर। ननद को माँ का भाभी से इस तरह प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार किसी न किसी तरह माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन कोई फायदा ना होता। एक रोज, अरे बेटे किशन, जा बहू को कहीं घुमा कर ला, सारा दिन घर में काम करती रहती है। हाँ माँ, हम लोग जा रहे हैं ना गोवा। अच्छा जी, भाभी ने तो हमें बताया भी नहीं। वैसे तो सारी पंचायत करती है, ये गोवा वाली बात क्यों छुपा गई हमसे? अरे क्योंकि उसे खुद नहीं पता था बहन। मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी तो मैंने बुक कर दिया।
हाँ शिखा, पैकिंग कर ले, संडे हम जा रहे हैं गोवा। दोपहर में शिखा पैकिंग कर रही थी कि सास आ जाती है। ये क्या बहू, साड़ियाँ? अरे गोवा जा रही है घूमने या फिर शादी में मायके हैं? माँ जी, ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं कपड़े में। अरे तेरी और श्वेता की साइज तो एक ही है, उसके कुछ मॉडर्न कपड़े ले ले, आकर लौटा देना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। शिखा श्वेता के पास जाती है और उससे कपड़े मांगती है। ना जी ना, मैं अपने कपड़े ना दूं, वैसे भी फैल जाएंगे मेरे कपड़े, बहुत महंगे वाले हैं। शिखा मुंह लटकाकर कमरे में आ जाती है तो सास कहती है, चल तैयार हो जा, तुझे मैं शॉपिंग करा कर लाती हूँ गोवा की। बस फिर क्या था, सास बहू निकल जाते हैं मार्केट और एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीद कर घर आते हैं। पहले बता देती कि नए कपड़े दिलाने वाली है भाभी को, तो मैं अपने ही दे देती ना भाभी को, मुझे दिला देती नए कपड़े। देख श्वेता, परिवार का मतलब सबके साथ रहना होता है, ना कि सिर्फ अपना सोचना। वैसे भी तुझे अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। और रही बात कपड़ों की, तो शिखा आज से घर पर भी तू मॉडर्न कपड़े ही पहनेगी, कोई जरूरत नहीं है ये साड़ी वाड़ी लपेटने की। अब क्या था, घर पर श्वेता और शिखा एक जैसे रहते। एक बार पड़ोसन आती है। अरे बेटा, अपनी माँ को तो बुलाना जरा, बात करनी है। शिखा सास को बताती है और रसोई में चली जाती है। ये आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए एक रिश्ता है, कहो तो बता दूं। ये बेटी नहीं बहू है, घर में सब एक जैसा ही रहता है। वैसे मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता हो तो जरूर बताना। पड़ोसन रिश्ता लेकर उन लोगों के घर आती है। तब श्वेता की होने वाली सास कहती है, तो ये घर है, कितने मंजिल का है? और ये बहू ने आपकी क्या पहन रखा है, जीन्स टॉप? अरे भाई, साड़ी वाड़ी नहीं है क्या इसके पास? देखिए, सर्दी है तो साड़ी में बहू कैसे मैनेज करती, वैसे पहनती है साड़ी भी। देखिए, हम लोग ठहरे पैसे वाले लोग, कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास पैसों की, बहुत पैसे हैं, जमीन, नौकर चाकर, कार, सब कुछ है, लेकिन घर में संस्कारी बहू चाहिए, समझ रही हैं ना आप? सास कुछ कहती कि श्वेता बोल पड़ती है, हाय रे, नौकर चाकर से लेकर जमीन, कार, पैसा, हाँ, मुझे रिश्ता मंजूर है मुझे। अरे रुक जा श्वेता, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए, हम लोगों के घर इतनी आजादी नहीं मिलेगी। अरे हाँ कर देना माँ, हाँ कर दे जल्दी से। सास क्या करती, बेटी की शादी ऐसे घर में कर देती है जहाँ ना उनके विचार मिलते हैं और ना ही आचार। शादी के बाद एक रोज फोन पर, श्वेता बेटा, एक बार घर आ जा, बहुत दिल करता है तुझे देखने का। माँ, वो घर पर बहुत काम होता है, कैसे आऊँ? बड़ा घर है, लेकिन आने जाने वालों की लाइन ही लगी रहती है। बेटा, मैं तो जानती थी उस घर का हाल, लेकिन तू ही नहीं मान रही थी। माँ देख, हर घर का यही हाल है। तेरी बेटी को यहाँ घूंघट हटाने की परमिशन नहीं है और एक तरफ भाभी स्कर्ट पहनकर घूम रही है। बेटा, मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को ससुराल के नाम पर पिंजरा मिल जाएगा। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ, सास को गर्मा गर्म रोटी खिलानी है। तुम लोगों की तरह नहीं कि एक रोटी बनाओ, एक सब्जी बनाओ, फिर सारा दिन फ्री होकर घूमो। सास फोन तो रख देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कि एक तरफ बेटी जिसे कोई आजादी नहीं, वहीं दूसरी तरफ बहू जिसे देखकर लगता ही नहीं कि उसकी शादी भी हुई है। अगले रोज, शिखा, अरे ओ शिखा। हाँ माँ, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मैं जिम जा रही थी। जिम के कपड़ों में बहू को देखकर सास को घूंघट में अपनी बेटी का ख्याल आता है। देख बहू, घर में बहू की तरह रहा कर, इतने टाइट कपड़े पहनकर जिम जाना पसंद नहीं मुझे। जा जाकर रोटी बना। रोटी? माँ, अभी तो शाम की 6 बजे हैं, इस वक्त रोटी? अब क्या मेरे खाने पीने पर भी पहरा है? अरे जब मर्जी तब मैं अपने घर में खा भी नहीं सकती क्या? बहू को अजीब लगता है। वो समझ नहीं पाती कि जो सास कल तक इतनी सपोर्टिव थी, उन्हें अचानक से क्या हो गया। वो किचन में जाती है, गरम रोटी के साथ 2 तरह की सब्जी, रायता, सलाद सब लेकर सास के पास आती है। माँ जी,
खाना। इतना सारा खाना? राक्षस समझा है क्या मुझे? रोटी मांगी थी मैंने गर्मा गर्म बस। पर माँ जी, रोटी खाती किससे आप? सब्जी तो बनानी थी ना। अरे भूख मर गई मेरी तेरी बहस से। जा जाकर काम कर, अंदर पूरी रसोई साफ कर। बहू अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में श्वेता घर आती है। अरे शिखा, जल्दी से चाय ला, पकवान बना, मेरी बेटी आई है। अरे नहीं नहीं माँ, ड्राइवर बाहर खड़ा है। मैं तो घर का कोई सामान खरीदने के बहाने यहाँ आ गई हूँ। मुझे जाना होगा। अरे बेटा, पर कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। रहने आ जाना 2-4 दिन के लिए। आ जाऊंगी माँ, जब मेरी सास मरेगी तब। मैं तो रोज मन्नत मानती हूँ कि मेरी सास मर जाए तो अच्छा है। अच्छा चल, जा रही हूँ माँ। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को। सास अंदर जाती है जहाँ श्वेता की जिम वाली सहेली का फोन आया होता है। क्या बात है, आज जिम नहीं आई? अरे पता नहीं यार, आज माँ को क्या हो गया अचानक। पर खैर कोई नहीं, लगता नहीं कि मैं अब जिम आ पाऊंगी। शिखा स्पीकर पर बात कर रही थी जिसे सास सुन रही थी। यार ये सास ना होती ही ऐसी है। मैं तो कहती हूँ बुढ़िया जल्दी मरे और तू आराम से जिए। शिखा को सहेली की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ के मरने की कौन सा बच्चा दुआ मांगता है मोहिनी? आगे से ऐसी बात मेरे सामने मत करना। हमारे घर की शोभा ही माँ है। क्या हुआ जो थोड़ी सख्ती दिखा रही है? उसमें भी कोई ना कोई उनकी भलाई ही होगी। मैं तो कहती हूँ भगवान मेरे जैसी सास सबको दे, जो सिर्फ माँ की तरह है। सास वाली तो कोई बात ही नहीं है उनमें। सास ये बात सुन रही थी। उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि क्यों वो बेटे की किस्मत में बहू को भी भागीदार बना रही थी। शिखा, अरे ओ शिखा, क्या हो गया? जिम नहीं जाना क्या? सुगंधा और उसकी सास कांता के बीच एक अजीब सी जंग रहती थी। ये जंग थी किचन में कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा और घर के सदस्यों के दिल जीतेगा। और उनकी इस जंग में हमेशा कुर्बान होते थे उनके दोनों पति। कैसे? आइए देखते हैं इस किचन पॉलिटिक्स की कहानी में। एक दिन किचन में, माँ जी आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्जी। इस खाने से घर वालों के पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं बना रही हूँ तड़के वाली छाछ, जिसे पीते ही गैस की समस्या कभी नहीं होगी। दोनों अपने अपने खाने को लेकर टेबल पर पहुंच जाती हैं। तभी सुगंधा के ससुर उसकी बनाई सब्जी की तारीफ कर देते हैं। अरे वाह, मेथी की सब्जी भी बनी है, बड़ी ही स्वादिष्ट है। वाह बहू वाह। अरे बहू, लेकिन इसमें इतनी सारी मेथी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? देखिए माँ जी, ये तो वो मेथी है जो आप रात में भिगोकर सुबह उसका पानी पीती हैं, और जो मेथी फेंक देती हैं उसी से मैंने ये सब्जी बनाई है। अरे वाह बहू, तुमने तो बड़ा ही समझदारी का काम किया। बस अब क्या था। कांता जी का तो मानो ये सुनकर खून ही सूख गया। वो फैसला कर लेती है कि किसी भी तरह वो अपने खाने की तारीफ लेकर ही रहेगी और सुगंधा को किचन में उसकी कमियां गिनाएगी। कांता फ्रिज खोलकर देख रही होती है और फिर सुगंधा से कहती है, अरे बहू ये क्या, पूरा फ्रिज गंदा पड़ा है। तभी वहाँ सुगंधा का पति आ जाता है। वो सुगंधा को डांट कर कहता है, सुगंधा, तुम्हें कितनी बार कह रखा है कि वायरस फैल रहा है, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है, लेकिन तुम किचन में इतनी गंदगी रखोगी तो कैसे चलेगा। सुगंधा सास की तरफ देखती है जहाँ वो मुस्कुरा रही होती है। सुगंधा समझ जाती है कि सास ने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया है। दोनों रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखती हैं और ना ही एक दूसरे से बातें करती हैं। रात को खाने की टेबल पर एक एक कर दोनों कई तरह के अलग अलग व्यंजन टेबल पर लगा देती हैं और अपने अपने पति के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। अरे खाइए जी खाइए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। प्लेट में वो खाना डालती हैं। सुगंधा भी दोनों की प्लेट में खाना डालते हुए कहती है, बड़ी ही मेहनत लगी है इस खाने को बनाने में। हाँ, दोनों को ना चाहते हुए भी सारा खाना खाना पड़ता है। कहीं दही तो कहीं मलाई तो कहीं मसाला।
और इन सब के बाद दोनों बड़ी ही मुश्किल से अपने कमरे में सोने जाते हैं। लेकिन अगली सुबह सुगंधा का पति चिल्ला रहा होता है, हाय रे, हाय मेरा तो पेट खराब हो गया, हाय माँ बहुत दर्द हो रहा है। तो वहीं कांता के कमरे से भी कुछ ऐसी ही आवाज आने लगती है, हे भगवान, इस सास बहू की लड़ाई हमारी जान लेकर रहेगी। जाओ कोई डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर आते हैं। दोनों को देखकर कांता और सुगंधा से कहते हैं, देखिए, आप दोनों इन्हें खाने में हल्का ही दीजिएगा। हो सके तो रात का खाना जल्दी खाया करे और वॉक किया करे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। रात में खाने के टेबल पर दोनों एक बार फिर से खाना लगाने लगती है। पापा जी, मैंने ये पतली मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ ये पापड़ और पुदीने की चटनी भी बनाई है। अरे बहू, अभी अभी बेचारे पेट की बीमारी से गुजरे हैं। इतना भारी खाना तो डॉक्टर ने भी मना किया है ना। देखिए, मैंने आप दोनों के लिए सूप बनाया है। और दोनों उन लोगों की प्लेट में खाना डालने लगती हैं। तभी दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, बस करो, हमें माफ करो। हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। बस करो, हमें माफ करो। हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कहानी का अंत। आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। नहीं जनाब, अगर सास बहू के बीच सब ठीक हो जाए तो आप ये सीरीज देखे ही क्यों? तो मजा लीजिए इस चैनल में सास बहू से जुड़ी कहानियों का, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जिसकी मिठास उसकी खटास में हमेशा ज्यादा ही रहती है। सास बहू में हंगामा, घर आए शकुनी मामा। सुबह सुबह सास अपने भाई को फोन लगाती है। हेलो, अरे किधर है तू? बहन की कोई खबर नहीं लेगा? यहाँ मेरी सारी सत्ता लूट रही है धीरे धीरे करके। अरे क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह ये रुदाली क्यों शुरू कर दी? ऐसा क्या पहाड़ा टूटा है? अरे तेरे धर्मराज ससुर ने तिजोरी की चाबी बहू को दे दी है। पैसों का हिसाब भी उसी के पास रहता है। सिर्फ तिजोरी की ही नहीं, बेटे की चाबी भी उसी के पास है। अब उसी की बात सुनता है। अरे जल्दी से आ जाना, वरना तेरी बहन कंगाल हो जाएगी भाई। अरे बहन श्री, रहो टेंशन फ्री, आ रहा हूँ मैं तेरी बहू का पासा पलटने। अगले ही दिन मामा घर में आ टपकते हैं। अरे मामा जी, पाए लागू। बहू, पाँव छू के पैरों के नीचे की जमीन खींचना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ, क्या मतलब मामा जी? अरे तुमने अपनी सास के पाँव छुए और पूरे घर की सत्ता हड़प ली। साले हैं? साहब, साले साहब कब आए आप? आ तो 40 साल पहले गया था। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है और जुबान भी। खैर, तुम्हारी बहन पे गए हो ना इसीलिए। जीजाजी, आप काफी मजाकिया हो गए। वैसे बहू ने घर की सत्ता हड़पी नहीं है, उसको दी गई है। वो गुणी है, समझदार है और उत्साही भी है। एक किताब भी लिख दीजिए ना अपनी बहू की तारीफ में जीजाजी। तभी सास वहां आ जाती है। अरे भाई, मेरे भाई आ गया तू। आजा आजा आजा, तेरे लिए पकवान बनाए हैं मैंने। हाँ हाँ साले साहब, खाइए। आपके घर में तो मिलते नहीं होंगे पकवान। क्या मतलब? मतलब आपके घर में आपकी बहन थोड़ी ना रहती है, उनके हाथ के पकवान थोड़ी ना मिलते होंगे, यही कह रहे थे ना ससुर जी? हाँ बहू, यही कह रहा था मैं। सास अपने भाई को अंदर ले जाती है और कहती है, ये हलवा खा के कुछ जलवा दिखा दे भाई। लूडो। अरे हाँ हाँ, लूडो भी खेल लेना।
पहले बहू के हाथ से सत्ता लेने की कोई तरकीब ढूंढो। लूडो खेलेंगे, जो जीतेगा सत्ता उसकी। अरे पर मुझे तो खेलना ही नहीं आता। तू बस चाल चलना, पासे तो मैं फेंकूंगा और मेरे हाथ से फेंका गया पासा मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं आता। अरे लेकिन तेरे जीजाजी रहेंगे तो ये काम कैसे होगा? हर रविवार जीजाजी शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठने जाते हैं। वहाँ उनकी महफिल जमेगी और यहाँ बहू के महफिल उजड़ जाएगी। अरे एक नंबर का कमीना है तू। जैसी दुनिया वैसे हम बहना। रविवार की रात सास, बहू, बेटा और सास का भाई एक साथ बैठे हुए होते हैं। अरे थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ हाँ, लूडो खेलते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, हम 4 लोग हैं, आराम से खेल सकते हैं। लूडो एक ऐसा खेल है जो खेलने से ज्यादा देखने में मजा आता है। तो भांजे तुम और हम बस देखेंगे। यानी सास और बहू में होगा मुकाबला। आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम। खेल होता है शुरू। पहली बाजी बहू जीत जाती है। क्यों सासू माँ, कैसी रही? अरे एक ही खेल जीती है, इतना घमंड ना कर। खेली तो तुम बहुत अच्छा हो बहू, लेकिन ऐसे फीके फीके खेलने में मजा नहीं आ रहा। कुछ दांव पे ना लगे तो क्या मतलब। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं दांव पर लगा दूंगी। वादा करो, खेल छोड़ के भागना मत। अरे हाँ मामा जी, पक्की बात। क्योंकि मेरी बहना कच्ची खिलाड़ी है तो उसकी तरफ से पास से मैं फेंकूंगा। बुढ़ापे में तो वैसे भी हाथ कांप रहे हैं, पास से क्या फेंकेंगी सासू माँ। बहू को पता नहीं था कि मामा के फेंके पासे हमेशा सही बैठते हैं। वो बस पहली बाजी जीत के खुद को चैंपियन समझ रही थी। अगर मैं हार गई तो बहू को अपने पुराने गहने दे दूंगी, और अगर बहू हार गई तो तिजोरी की चाबी और घर के पैसों के हिसाब की जिम्मेदारी वापस मेरे हाथ में दे देगी। हाँ हाँ, मंजूर है मुझे। अरे रुको तो, थोड़ा सोच समझ के। अरे सोच लिया और समझ भी लिया। दूसरी बाजी शुरू होती है। मामा के फेंके एक भी पासे उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते। बहू को पसीना आ जाता है, पर सास को टक्कर नहीं दे पाती। आखिरी गोटी के घर में जाने के लिए सास को 1 नंबर चाहिए, जबकि बहू एक बार भी घर में नहीं पहुंची है। अरे क्यों बहू, अब कैसी रही? ये गोटी अंदर जाएगी और तिजोरी की चाबी बाहर आएगी। मैंने बोला था तुमसे कि मामा से पंगा मत लो। मुझे क्या पता था कि ये मामा नहीं, मामा शकुनी है। मामा पासा फेंकता है और सास जीत जाती है और घर की सत्ता वापस सास के हाथ में आ जाती है। बहू रोने लगती है। इतने में ही वहां ससुर जी आ जाते हैं। अरे रो क्यों रही हो बहू? क्योंकि मामा ने मुझे मामू बना दिया। सास बहू का प्यार। ओ मेरी प्यारी बहू, जरा मेरे हाथों में मेहंदी तो लगा दे, कल एक शादी में जाना है। अभी आई माँ जी। माया गिरजा के हाथों में बहुत सुंदर मेहंदी लगा देती है। मैं वारी जावा, ऐसी गुणवान बहू मिली है मुझे। अरे मुझे भी तो इतनी प्यारी सास मिली है। दोनों हंसने लगती हैं। ये बात उनकी पड़ोसन कमला सुन लेती है। बढ़िया ही गुणवान बहू और प्यारी सास, सब नाटक है, नाटक। कमला स्वभाव से बहुत तेज होती है। उसकी अपनी बहू से बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए वो गिरजा से जलती है। अगले दिन मंदिर में, अरे गिरजा बहन, आज शाम मंदिर में कीर्तन का प्रोग्राम है, आप आएंगी ना? हाँ हाँ जरूर। वही तो, कम से कम इसी बहाने इन बहुओं से छुटकारा तो मिलेगा। कैसी बातें कर रही हो कमला?
मेरी बहू तो साथ आएगी। अरे माया कितने अच्छे भजन गाती है, तुमने नहीं सुना? हाँ हाँ, ठीक ही गाती है। मैं तो रोज शाम को माया से भजन सुन के ही सोती हूँ। हाँ हाँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को मंदिर में वाह माया बिटिया, आज तुम्हारा भजन सुन के तो मन खुश हो गया। धन्यवाद पंडित जी, माँ जी चाहती थी कि मैं आऊँ, इसीलिए मुझे आज यहाँ गाने का मौका मिला। भाई धन्य हो गिरजा, इतनी प्यारी बहू मिली है तुम्हें। सो तो है पंडित जी। कमला दूर खड़ी सब सुन रही होती है। इनका प्यार तो अब मैं निकालती हूँ। अगले दिन कमला छत से माया को आवाज लगाती है। अरे माया, जी बुआ जी। जरा इधर तो आना, कुछ बताना है। अभी आई बुआ जी। क्या हुआ? माया कमला के पास जाती है। पता है, कल सुबह गिरजा मंदिर में कह रही थी कि उसकी किस्मत फूट गई जो उसे तेरे जैसी बहू मिली। अच्छा बुआ जी, किसी बात पर गुस्से में कह दिया होगा। आप तो जानती हैं माँ जी मुझे कितना प्यार करती हैं। अरे वो चाहती ही नहीं थी कि तू मंदिर में आए, वो तो मेरे बहुत कहने पर तुझे लेकर आई। दरअसल बुआ जी, घर पर बहुत काम रहता है ना, इसलिए माँ जी ने सोचा होगा मैं थक जाऊंगी। देखिए ना, कल हम मंदिर से देर रात घर आए तो उन्होंने कोई काम मुझे अकेले नहीं करने दिया। खाना उन्होंने खुद बनाया। अरे ये कलमुही तो अपनी सास की बुराई करने को तैयार ही नहीं। और कुछ बुआ जी? है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। अब तो जा यहाँ से। अगले दिन मंदिर में अरे ओ गिरजा, कल तेरी बहू आई थी मेरे पास। माया आई होगी, वो सबसे हंसती बोलती रहती जो है। अरे हंसना बोलना क्या, तुझे कोस रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुझे सुनने में कोई गलती हुई होगी। कसम से गिरजा, वो कह रही थी मुझे तो मेरी सास ने नौकर समझ लिया है। दिन भर घर का काम करती रहती हूँ मैं, और मेरी सास आराम करती है। अरे ज्यादा काम से थक गई होगी तो गुस्से में कह दिया होगा। वैसे भी काम तो वो करती ही है। मुझे आराम की आदत उसी ने लगाई है। हाँ। जो भी हो, थोड़ी नकेल कस ले, बाद में ये बहुएं सास को घर से ही निकाल देती है। कैसी बातें करती हैं कमला। मैं तो कहूँगी तू अपनी बहू के साथ प्यार से रहा कर, इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान मत दिया कर। बड़ी आई मुझे सिखाने, मैंने तो तेरी भलाई के लिए कहा था। नहीं सुनना तो जा यहाँ से। अगले दिन क्या हुआ माँ जी? कमला बुआ जी क्या कह रही थी? तू तो जानती है कमला और उसकी बातें। हाँ हाँ, बड़ी परेशान है हमारा प्यार देखकर। अरे ना समझ है वो। दोनों खिलखिलाने लगती हैं। शाम को कमला मंदिर के कोने में अकेली बैठी होती है। क्या हुआ कमला बेटी? पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बहू मुझे प्यार नहीं करती। वही गिरजा की बहू उस पर जान छिड़कती है। ये तो अपनी अपनी करनी है बेटा। गिरजा की बहू ही नहीं, गिरजा खुद भी तो अपनी बहू को जान से ज्यादा चाहती है ना। सो तो है। बस बिटिया, इसी में सारा भेद छुपा है। प्यार दो तो प्यार मिलेगा ही। और कभी आपस में मन मुटाव हो भी जाए तो उस बात को भुला दो। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, आखिर हम सब इंसान ही है ना। ये तो आप सही कह रहे हैं पंडित जी।
अब जाओ और दूसरों की बगिया में आग लगाने की जगह अपने बगीचे के पौधों को सींचो। जी पंडित जी। शिक्षा, दूसरों को अच्छा देख उनसे ईर्ष्या करने की जगह खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करें। सास बहू का रिश्ता। निधि और उसकी सास के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर अनबन छिड़ी ही रहती है, जिसके चलते दोनों कभी एक दूसरे को समझने और प्यार करने की कोशिश तक नहीं करती। अरे मेरे तो भाग ही फुट गए जो ऐसी बहू मिली। हाय, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान, या तो अच्छी सास दे देता या फिर गूंगी। इन्हें मेरे सिर बिठाकर कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं भगवान। क्या बोली? वही जो आपने सुना। इतनी बड़ी हो गई कि सास से जुबान लड़ाती है। अरे यही सीख कर आई है क्या मायके से? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो ससुराल ही काफी है। मेरी सास ने मुझे बहुत अच्छे से जुबान लड़ाना सिखाया है। हाँ। सास बहू की तीखी नोक झोंक चल ही रही होती है कि दीपू वहां आ जाता है। रिश्ता करते हुए पति पत्नी की जगह सास बहू की कुंडली मिलानी चाहिए, क्योंकि अगर सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं तो उनका पता नहीं, पर पति की जिंदगी तो पक्का झंड है। मुझे अपने सामने कोई झगड़ा नहीं चाहिए। बस करो दोनों। दोनों शांत होकर अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं। दीपू ऑफिस चला जाता है, जिसके थोड़ी ही देर में दीपू की बहन कल्पना का फोन आता है। अरे कैसी है रे बेटा? ससुराल में सब बढ़िया है ना? कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? सास की बात सुनकर पास खड़ी निधि हंसकर कहती है, अरे बाहर है ऊपर वाले, खुद बहू को शांति से सांस भी नहीं लेने देती और बेटी से पूछ रही है कोई परेशान तो नहीं करता। अरे मेरी बेटी तुम्हारी तरह नाकारा और बदतमीज नहीं है, इसलिए उससे पूछना बनता है। तो उनकी सास भी आपकी तरह नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। और इसी के साथ एक बार फिर दोनों सास बहू के बीच तानों का युद्ध शुरू हो जाता है। फिर कल्पना कुछ देर तक तो फोन पर सुनती रहती है, पर जब दोनों चुप होने का नाम तक नहीं लेती तो वो चिल्लाते हुए बीच में बोलती है, अरे बस करो, यहाँ फोन कान पर लगाए जब मुझसे आप दोनों की बातें सुनी नहीं जा रही तो मेरा बेचारा भाई न जाने किस हाल में होगा। अरे ये सब तेरी भाभी की वजह से है बेटा। तो माँ आप भी कुछ कम नहीं है। आप दोनों को ही अपना रिश्ता सुधारने की जरूरत है। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो रिश्ते सुधारने में एक्सपर्ट हैं। आप दोनों उनके पास जाइए। ना जी ना, मैं ऐसे ढोंगी बाबा में नहीं मानती। देखा, कहा था ना। अरे ये तो हमारे घर में शांति चाहती ही नहीं है। भाभी एक बार ट्राई करके तो देख लो। इस पर निधि मान जाती है और अगले ही दिन दीपू के ऑफिस जाने के बाद दोनों बाबा के पास पहुंच जाती हैं। सास बहू के बीच रिश्ता कुछ ज्यादा खास नहीं है। हर समय तू मैं चलती रहती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। आप तो बहुत ज्ञानी है बाबा जी। तो उपाय सुनो। बहू को साफ और सच्चे मन के साथ सास को 12 लाल और 12 हरी चूड़ियां भेंट करनी है। मतभेद अपने आप कम हो जाएंगे। बाबा का उपाय सुन अगले दिन निधि सास को चूड़ियां भेंट कर देती है, लेकिन इससे भी उन दोनों के बीच कुछ सही नहीं होता। अरे पक्का इसने ही किलस कर चूड़ियां दी होंगी, तभी कुछ नहीं हुआ। दोनों दोबारा बाबा के पास जाती हैं। कुछ नहीं होता। तो दूसरा उपाय सुनो। सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर की सफाई कर सारा कूड़ा घर से बाहर कर ठंडे पानी से स्नान करना है। इससे दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अरे इतनी जल्दी मम्मी जी ही उठ सकती हैं? ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं अकेली तो लड़ाइयाँ नहीं करती ना। बाबा का उपाय मानते हुए अगली सुबह से सास जल्दी उठ सूरज निकलने से पहले घर की सफाई कर ठंडे पानी से नहाने लगती है। ये सब कुछ दिन तक चलता है, जिससे अभी भी दोनों के रिश्ते तो नहीं सुधरते, पर सास की तबीयत खराब होने लगती है। अब लगता है आपने मन से काम नहीं किया होगा, तभी तो रिश्ता वैसा का वैसा पड़ा है और तबीयत खराब हो गई। अरे सही कहती थी तुम। कल मुहा ढोंगी बाबा। देर आए पर दुरुस्त आए।
चलो आराम करो आप। अब निधि बाकी काम छोड़ सास की सेवा करने लगती है। अपनी पत्नी और माँ में ऐसा बदलाव देख दीपू बिल्कुल हैरान रह जाता है। अरे कहीं बाबा ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? मेरी माँ और पत्नी इतना घुल मिल कर तो नहीं रहती। ओहो सरकज़म। बस बस अब जाओ और अपना काम खुद कर लो, मुझे मम्मी जी का ख्याल रखना है। निधि की बात सुन हैरान दीपू बस उन्हें देखता रह जाता है और निधि सास का ध्यान रखने में लगी रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और निधि आधे से ज्यादा समय सास के साथ बिताने लगती है, जिस वजह से उन दोनों का रिश्ता पहले से अच्छा होने लगता है और वो एक दूसरे को समझने लगती है। बहू, मैं सोचती हूँ एक बार उसे ढोंगी बाबा के पास जाना चाहिए, उसे सबक सिखाने के लिए। अरे पर मम्मी जी उसकी क्या जरूरत है, हमारे घर में सब ठीक है, फिर वो कुछ भी करे हमें उससे क्या। दोनों के बीच ये बात हो ही रही होती है कि तभी बाबा कल्पना के साथ उनके घर आ जाते हैं। माँ, बाबा आप दोनों से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। अरे पर हमें इस ढोंगी बाबा से नहीं मिलना। हाँ, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। जो कुछ समय पहले एक दूसरे को मारने को चलती थी, आज एक ही लय में बात कर रही है। आपको अपने रिश्ते के लिए किसी बाबा के नहीं, अपने आप की जरूरत होती है। रिश्ता सुधारने के लिए जरूरी है कि सास बहू को अपनी बेटी और बहू सास को अपनी माँ जैसा समझे और प्यार दे। उपाय तो बस एक तरीका है लोगों को समझाने का कि असली उपाय उनके पास ही है, आपको बस उन्हें समझना है। सास, माँ, बहू और बेटी। नहीं नहीं, ये कहानी इन सारे के सारे रिश्तों की नहीं, बल्कि दो रिश्तों में ही सभी रिश्तों के होने की है। अरे बहू, मेरे और तेरे ससुर जी की रोटी मत बनाना, मैं बना लूंगी, दिन तक ठंडी हो जाती है। बहू जो कि एक वर्किंग लेडी थी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अच्छे से कपड़े में लपेट देती हूँ ना, आप क्यों मेहनत करेंगी, माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। अरे नहीं बहू, मेहनत मत कर, वैसे भी ऑफिस में कम मेहनत होती है क्या, जा रहने दे। लेकिन बहू मानती नहीं, वो सास ससुर की रोटी बना कर ही जाती है। दोपहर में खाने के वक्त ससुर जी कहते हैं, अरे बहू को रोटी बनाने के लिए क्यों मना कर दिया, क्या हो गया, ठंडा ही तो खाते आए हम लोग हमेशा से। अरे वो क्या है ना, सुबह ऑफिस जाती है, घर का सारा काम करने में वक्त लग जाता है, अरे थकती है वो अलग, तो मैंने सोचा बहाने से ही थोड़ा कम काम करवाऊं। ससुर मुस्कुरा रहे होते हैं। ये तो अच्छा है, बहू को समझना जरूरी है। वक्त बीत रहा था, घर में सब खुश थे कि एक दिन, माँ जी आप शाम को थोड़ा टहलने निकला करें, घर पर रह रहकर हड्डियां जाम होती है, पापा को भी ले जाया करिए, मैं वक्त पर तो आ जाती हूँ। बहू ठीक 5 बजे ऑफिस से घर आ जाती है, फिर चाय नाश्ता बनाकर सास ससुर के साथ बैठती, उन लोगों को सारा दिन का हाल बताती। रात को पति घर आता है। क्या बात है बेटा, ऑफिस से आकर कभी हम लोगों के साथ भी बैठा कर। अरे माँ, दिन रात काम करके मन ही नहीं करता, अगले दिन की फिर तैयारी होती है, आप और पापा ही कमरे में आ जाओ। इससे अच्छी तो बहू है, कितना भी थकी रहे, घर आकर हम लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाना, फिर बातें करना। बहू ना होती तो हम बुढ़ा बुढ़िया तो बैठे ही रह जाते। सास और ससुर अब बहू के कहने पर शाम की सैर पर निकलने लगते हैं। सास की कई सहेलियां बनती है तो ससुर को भी कुछ बुजुर्ग लोगों का ग्रुप मिल जाता है। कैसा रहा सहेलियों के साथ शाम का वक्त? हम लोगों ने तो भाई खूब योगा किया। अरे हम लोगों को गप्पों से फुर्सत ही नहीं होती। वैसे मिसेस मल्होत्रा आज बहू के बारे में कुछ बोल रही थी। तभी वहां ऑफिस से बहू आ जाती है जो जींस और टॉप में होती है। क्या बात है माँ, क्या कह रही थी आपकी सहेली आपकी बहू के लिए? सास इस बार बहू को कुछ अलग तरीके से देखती है और उल्टा सवाल ही दाग देती है। क्या कह रही थी वो हटा, ये बता, तेरे ऑफिस में तो मर्द भी काम करते होंगे ना? बहू जो अब तक मजाक कर रही थी वो सीरियस हो जाती है। मर्द होंगे नहीं माँ जी, मर्द ही ज्यादा है, हम 5 ही लड़कियां हैं ऑफिस में। अरे तो अच्छा लगता है क्या ऐसे कपड़े पहनती हो? कल से तुम ना साड़ी पहनकर ऑफिस जाना, और हाँ, शाम का नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाया करो।
नाश्ता बनाकर बाद में ही ऑफिस के कपड़े चेंज करने जाना। बहू को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सीधे किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाती है और सास ससुर को दे देती है। अगले रोज बहू ऑफिस के लिए तैयार होती है तो खूब सुंदर सी साड़ी पहनती है और ऑफिस के लिए निकलने से पहले सास और ससुर के पैर छूती है और निकल जाती है। क्या बात है, आज मेधा के ऑफिस में लग रहा है कोई फंक्शन है। अच्छा, पता नहीं, मुझे तो बताया नहीं। वैसे तो सारी बात करती रहती है। अरे देखा नहीं कैसे साड़ी पहनकर जा रही थी। अरे वो तो मैंने ही बोला है उसे। अरे अच्छा लगता है क्या रोज रोज ऐसे सूट या जींस में जाना? बहू हो, बहू बनकर रहो। और आप भी ना मेधा मेधा मत किया करिए, बहू बोला करिए। सर पर चढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। सास अब बहू को बहू जैसा रखने लगती है। हर बात पर रोका टोकी, हर बात पर ताने। क्या बात है, आजकल लेट आ रही है ऑफिस से? अरे चाय के लिए भी देर हो जाती है। हम लोग फिर पार्क में भी देर से पहुंचते हैं। सभी की बहुएं वक्त से चाय नाश्ता करा देती है अपने सास ससुर को। बस एक तू ही है जो उस वक्त ऑफिस से निकलती है। माँ जी, वो एक रास्ता पुलिस वालों ने न जाने क्यों बंद कर रखा है, जिसके कारण ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। मैं कोशिश करूंगी कल वक्त से पहले ही निकल जाऊं। ससुर देख रहे होते हैं कि बहू अब परेशान सी रहने लगी है। एक रोज, मेधा, बेटी मेधा। जी पिताजी। बेटा देख जरा कौन सी टी शर्ट अच्छी लग रही है। वो क्या है ना, शाम को सब बदल बदल कर टी शर्ट पहनते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि आज कुछ अच्छा सा पहन कर जाऊं। हाँ पिताजी, ये सही है। ये लाल वाली ना बहुत जचेगी आप पर। मेरे पापा पर भी डार्क रंग बहुत जचता है। क्या चल रहा है? अरे ससुर के सामने घूंघट तो छोड़ो, ऊपर से रंग बताया जा रहा है टी शर्ट का। अरे बहू, कोई संस्कार दिए नहीं है क्या तेरी माँ ने? बहू इस बार बहुत निराश हो जाती है। वो वहां से तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। अब बहू घर का सारा काम करती, ऑफिस जाती, लेकिन साड़ी और सर पर पल्ला लेकर। एक बार पड़ोसन उनके घर आती है। वाह सुमित्रा बहन, बहू का तो रूप ही बदल दिया। ठीक किया, बहू बहू जैसी ही अच्छी लगती है। अच्छा चलती हूँ मैं। पड़ोसन के जाने के बाद सास बड़ी अकड़ के साथ कहती है, देखा मेरा कमाल, कैसे मैंने मेधा बहू को कंट्रोल में कर लिया। अब बारी ससुर के बोलने की थी। हाँ सुमित्रा, बिल्कुल, ये काम तो किया है तुमने, लेकिन कभी सोचा क्या खो दिया? क्या खो दिया? मैंने तो कुछ नहीं खोया जी। खोया है, पहले बहू जब ऑफिस जाती तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें गले लगाती, लेकिन अब सिर्फ पैर छूती है। हाँ जी, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं। पहले घंटों हम लोगों से बात करती, कमरे में ना जाती, ऑफिस से आते ही खुद की चाय, खाना, नाश्ता सब हम लोगों के साथ करती, सारी बात बताती। लेकिन क्या तुम्हें पता है, बहू की तबीयत खराब चल रही है, वो माँ बनने वाली है। ये बात मुझे बेटे ने बताई कि तुम्हें बता दूं। अब सास की आंख में आंसू थे। वो समझ गई थी कि लोगों के कहने में आकर उसने क्या खो दिया। शाम को बहू घर आती है तो माँ किचन में पकोड़े तल रही होती है। अरे माँ जी, आप रहने दीजिए ना, मैं आ तो रही थी। अरे नहीं, जा तू चेंज कर ले, मैं नाश्ता और चाय टेबल पर ही लगा रही हूँ मेधा। सास के मुंह से अपना नाम सुनकर बहू को बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, कोई गलती हो गई है क्या? मेरे होते हुए आप काम करे, ये ठीक नहीं है। संस्कारी और समझदार बहू सास को माँ समझती है, लेकिन सास की बेवकूफी उसे सास ही बनाकर रखती है। बहू, मुझे भी थोड़े संस्कार और समझदार बनने का मौका दे, जिससे मैं भी बहू नहीं बेटी को देखूं तुझ में। और हाँ, मेरा होने वाला पोता क्या कहेगा कि दादी ने तो मेरी माँ को बहुत परेशान किया। बहू सास को गले लगा लेती है। नहीं माँ जी, वो कहेगा कि माँ को तो दादी ने बेटी बनाकर रखा है। 100 साल की सास। अरे मम्मी जी, थोड़ा उम्र के हिसाब से काम किया करो, कहीं कुछ हो गया तो लोग बोलेंगे बहू ने बूढ़ी सास का ध्यान नहीं रखा। बहू,
तुम भी थोड़ा कम और धीरे बोला करो। कहीं चिल्लाते हुए कभी कुछ हो गया तो वही लोग बोलेंगे 100 साल की सास भली चंगी बैठी है और बहू बेचारी चलती बनी। वैसे मम्मी जी, दादी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। हैं? क्या ठीक बोल रही है? वो जो कुछ भी बोले वो सास है, पर तुम क्यों बोल रही हो? बहू होकर सास से जुबान लड़ाओगी क्या? ऐसा बोलते हुए निर्मला को धसका उठ जाता है। कहा था ना, मत चिल्ला मत चिल्ला। तुझे बिना सास और बहू से जुबान लड़ाए बिना शांति नहीं मिलती। अरे माँ, दादी की बात सुन लिया करो, तुम्हारे भले के लिए बोलती है ना। अरे कोई भला नहीं, इन्हें बस मुझे परेशान और शो ऑफ करने का शौक है। हाँ। चल झूठी। इस परिवार में 3 पीढ़ी की औरतें रहती है, जिनका हर समय कोई ना कोई अलग ड्रामा चलता ही रहता है, जिससे और किसी का पता नहीं, लेकिन सूरज बहुत परेशान रहता है। माँ, पियाली और दादी, आप तीनों के पास एक दूसरे को सास बहू वाले ताने देने के अलावा कुछ काम हो या नहीं, पर मेरे पास जरूर है। इसीलिए पियाली, जरा लंच ले आओ, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। इस पर पियाली सूरज को लंच देती है और वो ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद तीनों एक बार फिर अपनी बातों या कह लो कि नोक-झोंक में लग जाती हैं। इसी में दिन बीत जाता है। रात को सूरज के साथ उसके दोस्त भी खाने पर आते हैं। पियाली, मेरे कुछ दोस्त आए हैं। सॉरी, अचानक प्लान बना तो बता नहीं पाया। तुम जल्दी से डिनर बना दो ना। अरे वाह रे, आलसी माँ की आलसी बेटी। पहले बिना बताए दोस्तों को घर ले आओ, फिर बोलो जल्दी से डिनर बना दो। इतनी जल्दी है तो खुद बना लो। अरे माता, सब बाद में दिखा देना, अभी खाना बना दो ना प्लीज। ऐसा बोल के सूरज दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है और पियाली डिनर की टेंशन में अपनी सास के पास पहुंच जाती है, जो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। मम्मी, सूरज अचानक दोस्तों को घर ले आए हैं, क्या करूं अब? कुछ ऐसा बताओ ना जो जल्दी बन जाए और सर्व करते हुए भी अच्छा लगे। अरे रेस्टोरेंट से मंगा ले, दोबारा परेशान मत करना, सोने दे मुझे। इतने में दादी सास भी वहां आ जाती है। वाह, आलसी का आइडिया भी उसी की तरह बेकार है। कोरोना में बाहर से खाना मंगाएंगे। बहू, तुम सो ही जाओ, वही काम अच्छे से कर सकती हो। चल पियाली, मैं बताती हूँ क्या करना है। इस पर दादी सास पियाली के साथ मिलकर सारे मेहमानों के लिए खाना बनाती है, जिससे उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सबका पेट भी भर जाता है। दादी के इस आइडिया से पियाली और सूरज बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। दादी, क्या यही खाना आपकी इस उम्र में इतना एक्टिव रहने और एंडलेस लाइफ का राज है? वैसे दादी ने आज तक राज किसी को बताया नहीं। इन्होंने ससुर जी तक को नहीं बताया, तभी तो वो ऊपर पहुंच गए और ये अभी तक यही है। तेरी सास मेरे ऊपर पहुंचने का ही इंतजार कर रही है, पर इस आलसी का ये सपना पूरा नहीं होने वाला। क्यों जी, अमर होने का वरदान लेकर आई हो क्या? अमर का पता नहीं, पर लगता है तुझसे लंबा जरूर जी लूंगी। इससे पहले कि दोनों सास बहू में कोई बहस शुरू होती, पियाली बीच में बोल पड़ती है। ठीक है, आप दोनों लड़ क्यों रही हैं? हम तो चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ हमेशा रहें। पियाली की बातों पर दोनों शांत हो जाते हैं और उनकी लाइफ पहले जैसे चलने लगती है, जहां दादी सुबह जल्दी उठकर कुछ न कुछ काम करते हुए पूरा दिन बिताती है, तो वहीं निर्मला और पियाली लेट उठने से लेकर धीरे धीरे आलस में काम करना और जब मर्जी सो जाने से अपना दिन बिताती हैं।
एक दिन निर्मला की सहेली उनके घर आती है। अरे क्यों रे निर्मला, कैसे चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया, बस ये बुढ़िया ऊपर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे ऐसा क्यों बोलती हो? तुम्हें तो उनसे सीखना चाहिए, वो बहुत फुर्तीली हैं। मैं उन्हें रोज मॉर्निंग वॉक करते हुए देखती हूँ, और वहीं तुम और तुम्हारी बहू है जिन्होंने शायद सुबह का सूरज आज तक देखा ही नहीं होगा। सहेली की बात सुनते ही निर्मला भड़क कर चिल्लाते हुए पियाली और अपनी सास को वहां बुलाती है, जिनके साथ सूरज भी वहां आ जाता है, और ये सब देख सहेली वहां से चली जाती है। अरे सासू माँ, आपको हमसे क्या दिक्कत है? अब तो मेरी सहेलियां भी आपकी वजह से मुझे ताने देने लगी है। मम्मी जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप इग्नोर करो ना। अच्छा वैसे महारानी, वो तुम्हें भी वही सब बोल रही थी। है? मैंने क्या किया? अरे किलस क्यों रही हो? अब तो समझो और अपना लाइफस्टाइल सुधारो। ओ मोरी मैया, अब हमारा लाइफस्टाइल भी खराब हो गया क्या? आपका तो हाई फाई है ना, बस उतना ही ठीक है। तुम लोग हमेशा पूछते हो ना कि मेरी इस उम्र और अभी भी इतने एक्टिव रहने का राज क्या है, तो वो ये लाइफ स्टाइल ही है, जिसे हाई फाई नहीं पर सिंपल कहते हैं। दादी, अब कहना क्या चाहती हो? यही कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत किताबें पढ़ी हैं, जिनमें एक किताब से मुझे ये समझ में आया कि हम कितने गलत तरीके से जिंदगी जीते हैं। उसी के बाद मैंने एक अच्छे जीवन के लिए इकिगाई रूल अपनाया, जिसका मकसद तो सिर्फ अच्छा जीवन जीना था। इतना लंबा कैसे जी गई मुझे खुद अचंभा होता है। ओह, तो मतलब आप मुझे परेशान नहीं करती थी? वो तो आप करती हैं। वैसे ये इकिगाई क्या है? थोड़ी रिसर्च खुद भी कर लो आलसियों, सब मैं ही बता दूं क्या? हाय बेचारी बहू। सरिता की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। उसका पति रोहन उसे बहुत प्यार करता है। घर में उसकी सास शांति और ननद मीनाक्षी भी है, जो सरिता के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती। लेकिन फिर भी सरिता को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेचारी बहू वही है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी चाय में? हाय हाय माँ जी, मैंने तो उतनी ही मीठी बनाई है जितनी मीठी आपको पसंद है। माँ जी, आपको तो मेरे हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती। जब देखो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती हो। अरे बहू, तू एक बात के पीछे ही पड़ जाती है। मैंने ऐसा कब कहा कि तू रोज चाय खराब बनाती है? सरिता अपने कमरे में चली जाती है और फोन उठाकर अपनी माँ से बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तेरा मूड कैसा है? तेरी आवाज से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे ससुराल में। अरे क्या बताऊँ माँ, यहाँ तो हर समय मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। मैंने अपनी सास के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, लेकिन मेरी सास चाय पीते ही मुझे 4 बातें सुना दी। बेटी, तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? तुम्हारी सास ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया, वो बड़ी है ना तुझसे। माँ ने इतना समझाया, लेकिन इस बात का सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बेचारी बहू की छवि वो बदलना ही नहीं चाहती। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सरिता ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे ना आज बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आज आप ऑफिस से आने के बाद मुझे लेकर चलना ना। भाभी, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है। आप दोनों जा ही रहे हो तो मेरी किताबें भी ले आना। लो, अभी तो बात ही की है बाजार जाने की, तो एक फरमाइश आ गई। माँ जी, आप भी बता दो कुछ,
और हाँ, मोहल्ले वालों से भी बोल दो अगर वो कुछ मंगवाना चाहते हो तो। बेचारी मीनाक्षी अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये सब देखकर रोहन से चुप नहीं रहा गया और वो गुस्से में बोला, सरिता क्या हो गया है तुम्हें? मीनाक्षी ने तो सिर्फ किताबों के लिए बोला है। तुम्हें मीनाक्षी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो उससे अभी। क्या? मैं माफी मांगू? दिन भर आपके घर के काम करूं मैं, आपकी और आपके घर वालों की बातें सुनूं मैं, और अब माफी भी मैं मांगू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, क्या कर रही है? और क्या करूंगी भाभी जी, बस घर का काम ही कर रही हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी, लेकिन तुम तो बिजी लग रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। और क्या करूं भाभी जी, जब से शादी होकर आई हूं ना, बस काम ही कर रही हूँ। और इस घर में ना कोई मेरी कदर नहीं करता। पति है जो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ननद को तो कॉलेज से फुर्सत नहीं। बची सास तो उनका सारा समय मेरी गलतियां निकालने में लग जाता है। अरे ये क्या कह रही हो सरिता? तुम्हारी सास तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ करती फिरती है कि तुम बहुत अच्छी हो, पूरा घर तुम्ही ने संभाल रखा है। हाँ तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या कहती हैं? सच्ची तो कहती हैं। मेरी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। शाम को जब रोहन घर आया तो उसने सबसे कहा, कल हम सबको मौसी जी के घर जाना है। उनकी बेटी की शादी है। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और सरिता तुम कान खोलकर सुन लो, वहां जाकर किसी की बुराई भलाई शुरू मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सुबह शाम सबकी बुराई करती फिरती हूँ। आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी की पीठ पीछे किसी के बारे में कोई बुरी बात बोली हो तो। अरे बस बहू, बात को और ज्यादा आगे मत बढ़ा। हमें सब पता है तो हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। ये बात घर तक रखना, शादी में किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो सब कहेंगे कि शांति की बहू कितना बोलती है। हाँ हाँ, सब कुछ तो मैं ही बोलती हूँ ना। आप लोग तो हर समय फूलों की बारिश करते रहते हो मेरे ऊपर। सारी गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई। सबका कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तो आप लोगों की नजर में कोई कदर ही नहीं है। अगली सुबह सब लोग मौसी जी के घर पर चले जाते हैं। वहां पर शादी का माहौल होता है। सब जगह चहल पहल होती है। बहुत सारे मेहमान आए हैं। सरिता को वहां बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने मन में सोचती है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी रौनक है। मैं यहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो रोहन जी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। सरिता ये सब सोच ही रही थी कि वहां रोहन की कजिन साक्षी आ गई और सरिता से बोली, आप सरिता भाभी हो ना? जितना आपके बारे में सुना था, आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। हाँ वो तो है, मेरी सुंदरता की तारीफ सब करते हैं। मेरे मायके में तो सब यही बोलते हैं कि रोहन जी की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें मैं मिली। लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं रोहन भैया की कजिन हूँ। आपकी शादी पर नहीं आ पाई थी ना, इसलिए आप मुझसे मिली नहीं कभी। शांति मौसी और मीनाक्षी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या कहा तुमने? मेरी तारीफ? कभी नहीं। मेरे ससुराल वाले कभी मेरी तारीफ कर ही नहीं सकते। मैं इतनी अच्छी हूँ, मेहनती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं। सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास ना मुझे सुनाती रहती है। और पति भी मेरी सास की साइड लेते हैं। ना कभी बाहर ले जाते हैं, ना कहीं घुमाने। अगर घुमाने के लिए कभी बोल भी देना तो उनकी बहन बीच में आ जाती है। मैं कैसे रह रही हूँ उस घर में, ये मैं ही जानती हूँ। सरिता की ये बातें सुनकर साक्षी को बड़ी हैरानी हुई। अब वो हर किसी के सामने अपनी बढ़ाई और ससुराल वालों की बुराई करने लगी। रोहन और शांति को सरिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहे। अगले दिन जब वो अपने घर पर आए, सरिता, तुमने क्यों सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया? तुमसे बोला था ना कि चुप रहना। अजी ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इतना भड़क रहे हो? तुम जहां जाती हो अपना रोना शुरू कर देती हो। कभी किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनती, बस अपनी कहती रहती हो। तुमने सबके सामने हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले।
जिस घर में मेरी कदर ही नहीं, उस घर में मेरा क्या काम। अरे क्या करूंगी मैं यहाँ रहकर। जो भी आता है मुझे सुनाकर चला जाता है। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहती। सीधी सादी बहू मिल गई है ना सबको, तो जो जी में आए वो करो। सरिता ने अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया और उस दिन भी उसने सबके सामने खुद को बेचारी बना ही दिया। अगले दिन मीनाक्षी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो हर काम जल्दी जल्दी कर रही थी। अपना नाश्ता लेने किचन में गई और पतीले में रखे गरम दूध को गिलास में डालने लगी। दूध का पतीला उसके हाथ से छूट गया और गरम गरम दूध उसके हाथ पर गिर गया। ओए माँ, हाय मेरा हाथ, माँ मेरा हाथ जल गया। मीनाक्षी की आवाज सुनकर सरिता दौड़ती हुई आई। ये क्या किया तुमने? तुम्हें नाश्ता चाहिए था तो मुझसे बोल देती, मैं क्या मना करती थी? अब पता नहीं कितने दिन की मुसीबत पाल ली तुमने। सरिता मीनाक्षी को उसके कमरे में ले गई और उसका बहुत ख्याल रखा। उसका इस तरह से ख्याल रखना शांति और रोहन को थोड़ा अजीब लगा। माँ, सरिता के दिमाग का भी कुछ पता नहीं। कल शादी में सबको इतना कुछ बोल कर आई है हमारे बारे में, और अब मीनाक्षी की कितनी अच्छी देखभाल कर रही है। ये ऐसा क्यों करती है? बेटा, तेरी बीवी की ना आदत हो गई है सबके सामने खुद को बेचारी दिखाने की, और आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब ये बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए इसे पता ही नहीं चलता कि ये किसके सामने क्या बोली जा रही है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हमें भी अपना दिल बड़ा करके ये जैसी है इसे स्वीकार करना चाहिए। अरे अरे अरे, आप लोग स्टॉप तो नहीं हो गए ना? लेकिन ये कहानी है इसी खेल की जो कभी हम बचपन में खेला करते थे। बैठी रहती है सारा दिन पत्थर की तरह। अरे पत्थर भी कभी कभी हिल लिया करता है। तू भी कभी कोई काम कर लिया कर बहू। मैं तो बहू नहीं भैंस ले आई हूँ। नीता सारा दिन घर का काम करती, कमर टूट जाती जब वो रात में बिस्तर में आराम करने के लिए लेटती। लेकिन मजाल है सास की, जो उसके काम की कभी झूठे मुंह भी तारीफ कर दे। हम लोग नसीब वाले हैं नीता बिटिया, जो तेरे जैसी बहू हम लोगों को मिली। पिताजी, यही आपका प्यार है जिसके कारण मैं इस घर में टिकी हुई हूँ। पर पता नहीं सासू माँ को मैं क्यों नहीं अच्छी लगती। अब तो 2 साल हो गए हैं शादी को। 2 साल में तू ये सवाल कर रही है? यहाँ मुझे 30 साल हो गए बिटिया। पता नहीं तेरी सास मुझे भी क्यों पसंद नहीं करती। फिर क्या, दोनों ससुर बहू खूब ठहाका लगा लगा कर हंसते हैं। अरे वाह जी वाह, क्या जमाना आ गया है। बहू को देखो कैसे ठहाके लगा लगा कर ससुर के साथ हंस रही है। अरे एक जमाना हमारा था, ससुर इस कमरे में तो मैं उस कमरे में, ससुर बरामदे में तो मैं छत में, और यहाँ देखो महारानी को, वो मेरी बेटी है। और पापा ने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम इधर उधर भागो। हाँ, सास को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है। तभी उसकी नजर बहू पर पड़ती है जो सास और ससुर की बात पर हंस रही है। बहू को हंसता हुआ देख सास का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। अरे कल बुही तू क्यों हंसी? तुझे कौन सी चुड़ैल चिपट गई तो हंस रही है? हम मियाँ बीवी का ये चलता रहता है, ये ना सोच के बीच में फूट पड़वा दी। अरे जी, जाइए बाजार से छाछ ले आइए, और तू जाकर किचन में बेसन घोल कर पकोड़े बना ले, कड़ी बनानी है तुझे। सास बहू और पति को ऑर्डर देकर वहाँ से निकल जाती है। पति बाजार की तरफ और बहू किचन की तरफ। हाँ, सारा काम हो गया, अब बस आराम से टीवी देखूं। उधर सास, कढ़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब ये लड़की खी खी करके दांत दिखाती है तो गुस्सा आ जाता है, लगता है कि मुंह नोच लो इसका। तभी सास के कान में बहू के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। सास का पारा फिर 7वें आसमान में चला जाता है। सास कमरे में जाती है जहाँ बहू टीवी में सीरियल देख रही होती है। अरे पागल हो गई है तो बता दे, पागल खाने छोड़ाऊं तुझे? माँ जी, आइए ना, देखिए ना, अब भी ये सीन देखिए, कैसे बच्चे स्टॉप दैट खेल रहे हैं। इस खेल में ना जिसे स्टॉप दैट बोल दो उसे स्टॉप होना पड़ता है। हाँ हाँ, बहुत खेला है मैंने भी इसे बचपन में।
कोई इतने भी पुराने लोग नहीं है हम। काश सासू माँ मैं भी ये खेल खेल पाती। सास को बहू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। यहाँ तो सारा घर फैला पड़ा है, रात के खाने की कोई तैयारी नहीं, और मैडम स्टॉप दैट खेलेंगी हैं? अरे चल जाकर छत धो। बेचारी बहू जो अभी तक टीवी पर ठहाका मार रही थी, झाड़ू लेकर छत पर पहुंच जाती है। खुले आसमान के नीचे बहू भगवान की तरफ देखकर कहती है, हे भगवान, ये तो बता दो कैसे मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी आएगी जिसे देखो जब देखो कुछ न कुछ सुनाकर निकल जाता है। वो रोने लगती है, लेकिन करती भी तो क्या, भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। बहू पूरी छत साफ करके नीचे आती है, जहाँ सास मजे से बैठकर टीवी देख रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। टीवी में वही स्टॉप दैट वाला सीरियल चल रहा होता है। मासूम बहू फिर से टीवी देखने लग जाती है। कितना मजेदार गेम है। सास को फिर बहू पर गुस्सा आ जाता है। अरे उसे तो बहू के हंसने की आवाज ही चुभती है। तुझे स्टॉप दैट खेलने का बहुत मन कर रहा है ना? मुझे बोल स्टॉप दैट, अब बोल स्टॉप दैट, बोल बोल। नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? अच्छा तो फिर हंस क्यों रही है? अरे दम में तो बोल के दिखाना मुझे स्टॉप दैट। बहू सास के जोर देने पर जोर से गुस्से से बोल देती है, स्टॉप दैट। लेकिन ये क्या, सास तो मानो किसी भूत की तरह जम जाती है। मन तो कर रहा है कि ओवर ही ना बोलो, लेकिन ये मानेगी तो नहीं ना। तभी डोरबेल बजती है और बहू सास को ओवर बोलना भूलकर दरवाजे पर चली जाती है। अरे कमला, तू क्या करने आई है? भाभी जी काम पर रख लो ना, बहुत जरूरत है पैसों की। मैं जानती हूँ, पर मेरी सास नहीं मानेगी ना। अरे पता नहीं भाभी कैसी सास है आपकी, इतना काम तो मैं 4 घर का नहीं करती जितना वो आपसे एक घर में करवा लेती है। बहू काम वाली से खड़े होकर तकरीबन आधे घंटे बात करती है और उसे विदा कर जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि सास वैसी की वैसी ही खड़ी है। स्टॉप दैट, ये जो कह कर गई थी वो। अरे हाय, ये सासू माँ को क्या हो गया? अब ओवर बोलूंगी तो मेरी तो जान ही निकाल देगी। क्या करूँ मैं? बहू उनका हाथ पकड़कर बेड पर लिटा देती है और फिर कहती है, ओवर। क्या मेरे सर पर खड़ी रहेगी अब? क्या मैं आराम भी ना करूं? जा यहाँ से, बोला है ना कमरे में आया मत कर। जब देखो कमरे में घुसी रहती है, अलमारी को घुरती रहती है। अरे कुछ नहीं देने वाली, ज्यादा वहम में मत रहना, समझी? माफ करिएगा, मैं आपको कुछ बोलती नहीं हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी। अरे वाह जी वाह, स्टॉप दैट बोलते बोलते जबान भी खुल गई तेरी। हाँ, खुल गई और बोलूंगी भी। स्टॉप दैट, अब बोलो। लेकिन ये क्या, जैसे ही बहू ने बोला स्टॉप दैट, सास हो गई स्टॉप। हे भगवान, ये क्या हो रहा है सासू माँ? लेकिन बेचारी सास स्टॉप दैट में तो बोलती बंद हो गई उनकी। वाह जी वाह, लग रहा है कि अब सारा खेल मेरे हाथ में आ गया। बहू अब सास से स्टॉप दैट बोलकर कभी खाना बनवा लेती तो कभी घर साफ करवा लेती। अरे पता नहीं, मैं आजकल थकी थकी सी क्यों रहती हूँ। बीपी भी हाई रहता है, मन करता है सोई रहूं। और मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये काम बहुत कर रही हैं, उम्र नहीं है आपकी इतना काम करने की, और ज्यादा काम किया तो। काम तो मैं इतना कराऊंगी कि बस नाम की जिंदा रहेगी। बहुत जबान टपट टपट चलती है ना इनकी। ससुर जी समझ ही नहीं पाते कि क्यों उसकी बीवी की तबीयत खराब हो रही है। बहू शीशे के सामने कहती है, सारा काम हो रहा है, मजा ही आ गया। स्टॉप दैट होकर उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं। अब तो जो चाहे जब चाहे सारा काम इन्हीं से करवाऊंगी। ये मेरा कमाल, क्या बोलती हूँ मैं? स्टॉप दैट। बस जैसे ही बहू शीशे के सामने ये शब्द बोलती है, भूत बन जाती है।